हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर जो आपका टॉपिक होने वाला है वो टैक्सोनॉमी। जो बच्चे नए होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, हमारा यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है। जाकर वहाँ पर देख लीजिए पूरी हैंड रिटेन फॉर्म में, वो भी घटना चक्र का जितना भी होता है वही, ठीक है। सबका आपका लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जाकर वहां प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिए। जो आपका टैक्सोनॉमी चैप्टर होने वाला है, ये सभी घटना चक्र का जो है उसी को एक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। और हर बार यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, जहां पर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कई बार हमने लिख भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी आपके हैं लिखे गए हैं, सब कुछ एक क्वेश्चन आंसर का ही फॉर्म है, ठीक है। सिर्फ हमने इसको डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट और फिगर कुछ इंक्लूड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसीलिए कल ये वीडियो नहीं आ पाया था, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका लगभग 13 पेज है, लिखने में थोड़ा सा समय लिया था। हमने हमने सोचा था कि एक ही बार में पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। तो चलते हैं, आज आपको टैक्सोनॉमी के बारे में, कौन सी मछली होती है, कौन सी मछली नहीं है, ये सब क्वेश्चन आज जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उनको आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अच्छा लगेगा, और वीडियो को लाइक कर देंगे। और इस पीडीएफ को टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी पेड पैसा नहीं यहाँ पर चलता है, ठीक है। संतोषी आईएएस पर अभी तक कोई भी पेड ग्रुप या पीडीएफ नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। सिर्फ आप सब एक ही काम किया करिए, लाइक से सब्सक्राइब किया करिए, वही मेरे लिए पैसा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जिसको हिंदी में वर्गीकृत कहते हैं। जब टैक्सोनॉमी का शब्द आता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि जीव विज्ञान की वही जो शाखा जिसके अंतर्गत किसी प्राणी, ठीक है, किसी जीव, कोई भी जीव हो, उसकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे जो समूह में बांटे जाते हैं वही टैक्सोनॉमी होता है। कौन से, जैसे क्या होता है, कई जीव कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वही जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए जाते हैं उसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब देखिए, अगर टैक्सोनॉमी शब्द आता है तो सबसे पहला नाम किसको आता है, कैरोलस लीनियस का आता है, जो स्वीडिश निवासी थे। ये आधुनिक वर्गीकृत क्री का पिता, आधुनिक टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पिता अगर किसी को आप बोलेंगे तो कैरोलस लीनियस। तो अभी हमने क्या क्या बताया, हमने ये बताया कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो जीवधारी जीवों की समानता और समानता के आधार पर जो छोटे छोटे भागों में, ग्रुप में बांट दिया जाता है, जिनका अध्ययन किया जाता है, वही टैक्सोनॉमी होता है। और आधुनिक टैक्सोनॉमी के, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता कैरोलस लीनियस। अब देखिए, तीन लोग हुए थे, एक कैरोलस लीनियस हुए थे, एक हुए थे हाइकल, एक व्हिटिकल। तीनों लोग के बारे में याद रखिएगा। जो कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने दो किंगडम में विभाजित किया। किसमें, दो किंगडम में विभाजित किया। कौन कौन से, एक प्लांट में और एक एनिमल में, मतलब जियो की दो शाखाओं के रूप में विभाजित किया। इन्होंने बताया सिर्फ प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, अब इन्हीं के अंदर डिवाइड किए थे, ठीक है। तो ये कैरोलस लीनियस की बात बताते हैं। लेकिन अगर हम हाइकल के देखते हैं, हैकल ने तीन किंगडम में क्लासिफाइड किया, ठीक है। कौन कौन से, प्लांट और एनिमल, जो कैरोलस लीनियस किए थे। और एक इन्होंने प्रोटिस्टा बता दिया कि एक प्रोटिस्टा भी किंगडम हो सकता है, ठीक है। तो हैकल ने तीन, देखिए वर्ड थे हैकल है, कभी भी आपसे पेपर में पूछा भी जाता है कि हैकल ने कितने किंगडम में विभाजित किया, तो हैकल ने तीन किंगडम में क्लासिफाई किया। और कैरोलस लीनियस ने, तो कैरोलस लीनियस ने दो किंगडम में डिवाइड किया, एक प्लांट एक एनिमल। हैकल ने प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। तो अभी तक जितना हमने पढ़ाया याद हो गया होगा। अब चलते हैं, जो हैकल की बातें हैं उन्होंने उसमें देखते हैं क्या है थोड़ा सा। देखिए, हैकल ने कहा इसके मतलब जियो के नामकरण की दी नाम पद्धति। अब दी नाम पद्धति क्या होता है अभी हम बताते हैं। इसके जनक कौन है, कैरोलस लीनियस हैं, ठीक है। जो दी नाम पद्धति होता है, जिसे होमो सैम्पियंस लिखा जाता है, ठीक है। तो उसके जो ऐसे बना दिया गया है, उसका कौन नामकरण किया था, कैरोलस लीनियस ने।
इनकी बुक कौन थी? तो सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरी इनकी बुक थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है कि कैरोलस लीनियस की बुक क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। अब देखिए यहाँ पर लैटिन भाषा के दो शब्द हैं जो इन्होंने दी नाम पद्धति दिया, एक वंश एक जाति, ठीक है, जीन और स्पेसी। अब देखते हैं, जैसे हम मनुष्य का अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या, तो यही दी नाम पद्धति है। अब जैसे वंश का नाम होता है होमो और जाति का नाम होता है सैम्पियंस, तो दोनों मिलकर क्या बनता है? सैम्पियंस है। तो जो लैटिन भाषा के दो शब्द दी नाम पद्धति दिया था, तो इन्होंने किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर वंश का नाम है, वंश को जिसको होमो कहा जाता है, हमारा वंश क्या है? मनुष्य का होमो है। अगर आपका भी जैसे एक छोटे लेवल का वंश होता है, एक लार्ज लेवल का वंश होता है, ठीक है। जैसे हम सब कहते हैं कि आप आपके परिवार का, आप घर के हैं, ठीक है, एक आपका पूरा परिवार ही पृथ्वी है, ऐसे अगर मानेंगे तो हम सबका वंश क्या है? होमो है। और जो जाति है हम सबका सैम्पियंस है। तो ये जाति भेदभाव मनुष्य ने अपना खुद क्रिएट कर लिया है, ठीक है। लेकिन हम सबका एक, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सबका जाति क्या है? सैम्पियंस। तो आज के बाद क्या होगा? आप जैसे किसी का नाम मोहन है तो मोहन सैम्पियंस ऐसे लगाइएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब मैं बताने के लिए, याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ कि याद हो जाएगा आपको। तो सैम्पियंस आप नाम है, ठीक है, ये जाति का नाम है और वंश का नाम हम सबका होमो है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए, अगर हम देखते हैं कि हैकल ने क्या बताया कि ऊपर से नीचे तक अगर जो किंगडम होते हैं इसको किस प्रकार से रखा जाता है, ठीक है। तो पहले जगत आता है जिसको किंगडम कहते हैं, जो ब्रॉड होता है, उसके नीचे फाइलम आता है। अभी हम किंगडम पढ़ेंगे, इसके बाद फाइलम पढ़ेंगे। क्लास उसके नीचे आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, फैमिली आ जाता है, किस फैमिली से है। फैमिली के बाद जैसे किसी का फैमिली नहीं होता, तब ये देखा जाता है कौन सा जीन मिल रहा है, तो जीन भी हो जाता है, जैसे उन्हीं के माता पिता और अंकल आंटी, तो वो ये फैमिली हो जाता है। और माता पिता से जो बच्चे हो तो जीन में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका जीन हो जाता है और स्पीसीज होता जाता है। तो ये ऑर्डर याद रख लीजिएगा, पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास वर्ग आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जीन्स आता है, फिर स्पीसीज आता है। तो ऊपर से नीचे यही है, ठीक है। सबसे बड़ा किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, ये तो दोनों याद ही रखिएगा। अभी हम किंगडम और फाइलम के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या बताया कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस लीनियस ने दो किंगडम में विभाजित किया, प्लांट और एनिमल में। हैकल ने तीन, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा में। और हम जो लैटिन भाषा किसने दिया था? दी नाम पद्धति, ये कैरोलस लीनियस। इसके जनक मन, इनकी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी है। वंश और जाति, सैम्पियंस जाति और वंश नाम होमो है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पूरी तरह से आज आपको याद करवा देंगे, आपको कंफ्यूजन 1% नहीं रहेगा कि कौन कौन सा क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका अच्छा टॉपिक है, इससे पढ़ लीजिए, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आए आए ही है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ अगर इम्पोर्टेंट हम फैक्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फैक्ट मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है? क्रो मैग्नन मानव। तो आपसे अगर पूछे कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है, क्रो मैग्नन मानव है। आर्किटोप्टेरिक्स है, तो जुरासिक युग का पुरातन पक्षी है। ये देखिए, पक्षी से ही क्या हुआ? एक स्तनपायी जीव का निर्माण हुआ। स्तनपायी जीव नहीं थे, पक्षियों से ही एक स्तनपायी जीव का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो याद, अगर सबसे पहले देखा जाए तो मछलियों से निर्माण होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो वो सब बहुत मतलब हिस्ट्री उतना पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का पुरातन पक्षी है। डेनिसोवन, डेनिसोवन का संदर्भ किससे है? एक आदिम जाति से है। डेनिसोवन का संबंध किससे है? आदिम जाति से। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना जीव, ब्लू ग्रीन एल्गी है। अब देखिए, सरीसृप का युग है मेसोजोइक, मध्यजीवी या महाकल्प। कल्प किसका युग है? सरीसृप का युग कहलाता है मेसोजोइक या महाकल्प, ठीक है। उभयचर का युग क्या कहलाता है? उभयचर का युग कार्बोनिफेरस कल्प, ठीक है। तो उभयचर का युग क्या कहलाता है? कार्बोनिफेरस। तो जो अभी ये आप मेढक देखते हैं, कछुआ देखते हैं, ये
कार्बोनिफेरस युग से है, ठीक है। और सरीसृप अगर देखते हैं मीसोजोइक मध्यजीवी महाकल्प से संबंधित है सरीसृप, ठीक है। मतलब सरीसृप में ये सिर्फ सरीसृप ही नहीं आते, बहुत चीज आ जाते हैं इसमें, जैसे आपका मगर भी आ जाता, मगरमच्छ भी आ जाता है, घड़ियाल भी आ जाता है, आपका सांप भी आ जाता है, तो ये सब भी आ जाते हैं। तो मछलियों का युग पूछा गया है, डेवोनियन कल्प है। कौन सा है? डिवोनियन कल्प है मछलियों का युग। सबका युग याद कर लीजिएगा। उभयचर का कार्बोनिफेरस है, सरीसृप का मीसोजोइक है, मछलियों का युग डिवोनियस है, सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है, ठीक। कई बार मैं बताता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहलाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथिनोलॉजी कहते हैं। अब देखिए इतना तो याद कर लीजिए, ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन आगे आया था, ठीक है। कुछ नोट्स में जो होता है वो थोड़ा सा हटके होता है, ठीक है, इसलिए उसको नोट्स में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ नोट्स बना होगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आए हुए होते हैं, जो हटके थोड़ा होते हैं। जीओ में सबसे अधिक संख्या कीटों की होती है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि सिलेबस के कुछ चीजें सिलेबस के अलग भी थोड़ी बियॉन्ड भी होती है, लेकिन उसको आप ये नहीं कर सकते कि सिलेबस से हटके है, ठीक है। अब उन जीए से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछे थे जीओ में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? आईएएस प्री 2019 1996 में आई है, कीटों की सबसे अधिक संख्या होती है। बैक्टीरिया को किससे देखा जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। किससे? यहाँ पर बहुत से माइक्रोस्कोप लिखे रहेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरिया को किससे देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अब देखिए हमने क्या क्या ऊपर पढ़ा था कि कैरोलस लीनियस ने दो भागों में डिवाइड किया था किंगडम को। कौन कौन से? प्लांट एनिमल ने, हैकल ने प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा ने, और विटिकल ने क्या? 5 किंगडम क्लासिफायर विटिकर ने डिवाइड किया था। अब यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। इन्हीं विटिकर का किंगडम पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं विटिकर का एक किंगडम एक बार देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले हम पढ़ते हैं मुनेरा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एनिमल है और यहाँ पर प्लांट है प्रोटिस्टा, ये तो तीनों किस में था? हैकल में था। मोनेरा और कवक को जोड़ दिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे मोनेरा और कवक को जोड़ दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों ही देखते हैं क्या क्या जोड़ा गया है, ठीक है। पहले हम मोनेरा को हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोनेरा क्या होता है? सभी एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, ठीक है। जो भी सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है? केंद्रक अविकसित होता है, ठीक है। उदाहरण क्या है? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा के अंतर्गत। अब देखिए यही पूछ लिया गया था 1995 में यूपीपीसीएस में। आप सोचेंगे यहाँ से नहीं क्वेश्चन आता, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी सिर्फ यहाँ पर हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं, नीचे हम अभी यहाँ पर पूरी ये हर एक चीजें कि माइकोप्लाज्मा क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सिर्फ ओवरव्यू यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। ये केंद्रक अविकसित होते हैं, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया इसमें आते हैं। तो ये भी पूछा था एक बार क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? तो वहाँ प्रोटिस्टा, कवक, पादप, ठीक है, ये सब दिया था। जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? जीवाणु किसके अंतर्गत आते हैं? मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। आर्की बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया इसी के अंतर्गत। अब देखिए प्रोटिस्टा की बात करते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा यह भी एक कशेरुकीय यूकैरियोटिक, आप देखिए यहाँ प्रोकैरियोटिक होता है, ये यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव होता है ये। अब केंद्रक न्यूक्लियस ये याद रखिएगा विकसित हो जाता है यहाँ पर। और उदाहरण के लिए शैवाल और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे? शैवाल याद रखेंगे और प्रोटोजोआ याद रखेंगे, ठीक है। तो शैवाल और प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा मतलब प्रोटोजोआ, ऐसे याद कर लीजिए, प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ, ठीक है, शैवाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसको देखेंगे? पादप, प्लांट को देखेंगे। प्लांट क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, याद रखेंगे। प्लांट हम सब जानते हैं कि प्लांट स्वपोषी होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है।
पर्णहरित युक्त क्लोरोफिल होते हैं इसमें, ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा, अभी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, अनावृत्त बीजी आवृत्त बीजी, अभी अनावृत्त जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी यहाँ पर देख लीजिए ये प्लांट क्या क्या होते हैं, इनके अंदर खासियत क्या होती है। केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस विकसित होता है प्लांट, और बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं प्लांट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा प्लांट क्या होता है, यूकेरियोटिक होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं कवक के, याद रखेंगे किसके बारे में, कवक के, फंगी के बारे में देखते हैं। फंगी क्या होता है, विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, इसमें संवहन ऊतक रहित होते हैं, संवाहन नहीं होते, अधिकांशतः क्या होता है मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं, केंद्रक विकसित होता है, कवक में भी विकसित होता है। ईस्ट और मशरूम, जो मशरूम देखते नहीं हो, जो मतलब ये ऐसे से बना भी फिगर लाए ऐसे बना रहता है उसी को, ठीक है, मशरूम ईस्ट इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये अभी ओवरव्यू देखिए। जंतु क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जीव होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक मतलब ये हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड होते हैं। और यहाँ पे क्या कहा, पादप क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होता है, अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यूकैरियोटिक होते हैं, जंतु क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सभी उपभोक्ता जंतु ऑल कंज्यूमर ऑर्गन होते हैं, ठीक है। केंद्रक क्या होता है, विकसित होता है, न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है, वर्टिब्रेट होते हैं, कार्डेटा अकेशेरुकीय दोनों हो सकते हैं, चाहे कशेरुकी हो चाहे चाहे अकशेरुकी, वर्टिब्रेट और इनवर्ट। अब देखिए वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट, इसको क्या, कार्डेटा नॉन कार्डेटा, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको कार्डेटा कहते हैं, मतलब रीढ़ वाली, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनको नॉन कार्डेटा। तो बहुत से जंतु होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, तो वो भी तो जंतु ही होंगे ना। तो यहाँ पर दो चीजों में विभाजित किया जाता है, कशेरुकी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, ठीक है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, ठीक है। अब देखते हैं, अभी ये सब हमको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर गर्म रुधिर, अब ये क्वेश्चन आया था, गर्म रुधिर वार्म ब्लडेड वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण से प्रभावित ना होकर एक सा रहता है, ठीक है, वर्ड है, ठीक है। तो आप ठंडियों में देखते होंगे चिड़िया उड़ती रहती है, उनको उतना ठंडा नहीं लगता क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वो उसको एडजस्ट कर लेता है। तो क्यों एडजस्ट कर लेता है, ये वार्म ब्लडेड जंतु होते हैं, ठीक है। तो इसमें बर्ड आ जाता, पक्षी आ जाता। अगर आपसे पूछे पक्षी किस प्रकार का है, तो वार्म बर्ड मतलब गर्म खून वाला, ठीक है। तो गर्म रुधिर वाले वही जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण प्रभावित ना होकर एक सा रहता है। अब सोचेंगे आप, गर्मियों में चिड़िया मर जाती हैं, तो गर्मियों में चिड़िया चिड़िया जो मर जाती हैं उनके पीछे एक रीजन होता है, मेन रीजन होता है उनको पानी, ठीक है। कितना भी आप वो शरीर कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन अगर पानी नहीं मिलता है तो वो चिड़िया मर जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप सब क्या किया करिए, अगर जहाँ भी रहा करिए, आप किसी हॉस्टल में रहा करिए, कहीं रूम लेके रहा करिए या घर पे रहा करिए, याद रखिएगा एक गर्मियों के दिनों में, ठंडियों में चल जाता है, ठंडियों में उतना आपको वो नहीं करना, लेकिन गर्मियों में जब खूब मई जून महीने में खूब गर्मी पड़ती है, तो एक मतलब कटोरी ले लीजिए या एक कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें वो अपना जो माउथ है चिड़िया आराम से डाल के पानी पी सके, ठीक है। तो वैसा रख दिया करिए छत उत पे, ठीक है, ताकि किसी की मतलब अगर किसी छोटे भी जीव की आप रक्षा कर लेते हैं तो आपके लिए वो काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा बर्ड, ठीक है। अब देखिए मुनेरा क्या होता है, मुनेरा क्या होता है, अब मुनेरा के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव, सूक्ष्मतम जीव होते हैं, ठीक है। इसमें मुनेरा के अंदर माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ये माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये अन्य नाम इसका क्या है, प्लूटोनेमिया, ठीक है। तो इसका अन्य नाम प्लूटोनेमिया है। सेल वॉल का अभाव होता है इसमें, और स्वयं विकास और प्रजनन कार्य में समर्थ होते हैं। तो क्या होता है ये माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, अगर आपसे पूछे माइकोप्लाज्मा क्या है, तो ये स्वयं विकास और प्रजनन कार्य में करने में समर्थ होते हैं, सेल वॉल का इसमें अभाव होता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए बस, ठीक है। अब देखिए इसी में जो मुनेरा में साइनोबैक्टीरिया भी आता है, प्रकाश संश्लेषी अथवा स्वपोषी, ठीक है। ये जो आप काई देखते होंगे, अब देखिए अगर गाँव में देखे होंगे कि एक जो तालाब रहता है वहां पर ढेर सारा हरा हरा
जम जाता है, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी देखे होंगे जो नल होता है जहाँ पर वो हैंडपंप लगा होता है उसके किनारे किनारे पे, अब तो लोग ऐसी ऐसी दवा यूज कर देते हैं, तुरंत हट ही जाता है। लेकिन क्या होता है, पहले ऐसे जो जहाँ हैंडपंप लगा रहता था वहां भी ऐसे हल्का हल्का रह जाता है, या दीवार पे जो वो ऐसे आपको दीवार मतलब सीमेंट की आती है उस पे भी हो जाता है, लेकिन कम होता है। क्या होता है, दीवार पे भी वो रहता है, जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां पर ये ज्यादा, अगर आप साउथ एरिया में जाएंगे तो ये जो हरे हरे ये है तो ये दीवारों पर ही रहेंगे, क्योंकि उधर अगर केरला वाला जाएंगे वहां जब बारिश ज्यादा होती है वहां पर आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इधर इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आधी चीज आपको देखने को नहीं। लेकिन अगर बचपन में आप याद किए होंगे, आपको बचपन में देखने को मिलता है, अभी भी तालाब में देखने को मिलता है, ठीक है। ये नील हरित शैवाल सबसे पुराना यही है, इसके बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पुराना जीव पृथ्वी पर क्या था, तो ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल ये साइनोबैक्टीरिया में आता है। नो स्टॉक एनाबीना, ठीक है, तो इसके उदाहरण कौन से हैं, नो स्टॉक एनाबीना, ये जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए बैक्टीरिया, ये सरल और एक कोशिकीय यूनिसेलुलर अर्धजीवी और सर्वव्यापी, मतलब आधे जीव वाले ही होते हैं और हमेशा व्याप्त होते हैं, हर जगह व्याप्त होते हैं। बैक्टीरिया हाथों में बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, किस कहीं पर कुछ गिरा होगा, अच्छे भी बैक्टीरिया होते हैं, ये नहीं खराब बैक्टीरिया, खाने वाले में भी जो हम कुछ खाते हैं, जैसे आपका लैक्टो दूध में पाया जाता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ये सब दही, अब ये दूध दही में ये सब जो बैक्टीरिया पाई जाती थी अच्छे बैक्टीरिया माने जाते हैं, जो हम सब क्या करते हैं उनका सेवन करते हैं। तो ये मत सोचिएगा बैक्टीरिया खराब ही होते हैं, बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं खराब भी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, हेट्रोट्रोपिक होते हैं और ऑटोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं, और ऑटोट्रोपिक जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, स्वपोषी, मतलब ये पौधों की तरह भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक होता है कि ऑटोट्रोपिक होता है, तो आप बताएंगे बैक्टीरिया दो प्रकार के हो सकते हैं, हेट्रोट्रोपिक भी होता है, ऑटोट्रोपिक, परपोषी भी स्वपोषी दोनों भी हो सकता है, और हर जगह ये व्याप्त होता है। और ये क्या होता है, एक कोश के यूनिसेलुलर होता है। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये यूनिसेलुलर होता है, ये हेट्रोट्रोपिक होता है, ये ऑटोट्रोपिक होता है बैक्टीरिया, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सिर्फ मोनेरा में पढ़ा माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु। अगर कुछ ना याद कर पाए तो यही याद कर लीजिए, मोनेरा में कौन कौन आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, या जीवाणु आते हैं, तीनों चीजें आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है, जैसे हम फाइव किंगडम की बात कर रहे हैं ना, जो विटकल वाला, उसमें दूसरा है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के बारे में देखते हैं। जो देखिए प्रोटिस्टा में जो किसके प्लांट के समान होता है, जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनमें है। और ये जो जंतु के समान होता है, तो ये प्रोटिस्टा में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक प्लांट के समान होता है और एक जंतु के समान होता है। लेकिन जो प्लांट और जंतु दोनों के समान होता है उनको युगलीना कहते हैं, युगली लाइड नाइड इसको कहते हैं, और युगलीना ये है, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि जो प्लांट और जंतु जो दोनों के समान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको युगलीना कहते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है डायट्रमस। डायट्रमस सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। कौन होता है सबसे बड़ा, ये क्राइसोफाइटा में आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड आपको टफ लगेगा, क्योंकि अगर मैं एकदम हिंदी ही लिख देता, इसलिए हिंदी में लिखा हूँ, वैसे इंग्लिश वाला शब्द, ठीक है, एकदम हिंदी में लिख देता। ये हिंदी में ऐसे ही पूछा जाएगा, क्राइसोफाइटा या डायट्रमस, ये मत सोचिएगा ये कुछ और मीनिंग पूछा जाएगा। ऐसे आप अगर बायो पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इंग्लिश में ही अक्सर आते ही हैं, ठीक है। तो डायट्रमस सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इसमें सेल वाल का याद रखिएगा, कोशिका भित्ति में सिलिका उपस्थित होती है। सेल वाल में क्या होता है, सिलिका की उपस्थित होती है, जिस कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। ये किसके समान होते हैं, ये प्लांट के समान होते हैं। करोड़ों वर्षों में जब जमा हुए मृत डायटमस के अवशेष को डायटमस मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डायटमस मृदा कहते हैं। जो करोड़ों वर्षों में जमा हुए मृत डायटमस के अवशेष को डायटमस मृदा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
डिसमिस्ड सुनहरे सवाल, इसी क्राइसोफाइटा में आते हैं डिसमिस्ड, जिसको आप गोल्डन एल्गी कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको, क्या गोल्डन एल्गी भी क्राइसोफाइटा में आता है। अब देखिए डायनोफ्लेजिलेट, डायनोफ्लेजिलेट कोशिका भित्ति के चारों ओर सेलूलोज की कड़ी होती है। यहाँ पर कोशिका भित्ति के में सिलिका की उपस्थित होती है डायट्रमस में, और डाइक्लोफ्लेज में इसमें क्या होता है, जो क्राइसोफाइटा है, ठीक है, और डाइक्नोफ्लेज में ये सेलुलोज की उपस्थित होती है। उदाहरण के लिए गैलियोलैक्स और जिम्नोडीनियम आदि, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, इसी के अंदर ही आते हैं। अब देखिए यूग्लिना क्या होता है, ये यूग्लिनाइड में कौन आता है, यूग्लिना आता है। और मॉन्टीट्रोपिक्स पोषण, अब मॉन्टीट्रोपिक्स पोषण अगर आपसे पूछ ले पेपर में आ जाए, सॉरी मॉन्टी नहीं, मिक्सोट्रोपिक पोषण, तो मिक्सोट्रोपिक अगर पोषण आपसे पूछ ले तो होता क्या है, जो आर्गन यूज बोथ ऑटोट्रोपिक और हेट्रो, जो मतलब ऑटोट्रोपिक से भी बना सकते हैं, हेट्रोट्रोपिक से भी बना सकते हैं, ठीक है, अपना भोजन, ठीक है, मतलब खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पर डिपेंडेंट भी रह सकते हैं, जिससे आप बैक्टीरिया की बात किए थे, ठीक है। तो ये युगलिना क्या होते हैं, आप बताइए, मतलब जब दोनों के जंतु हैं तो दोनों के ये गुण भी होंगे, ये कौन वाले, ये भोजन बनाने वाले, पादप वाला जो चाहे ऑटोट्रोपिक हो सकता है, और जंतु वाला जो गुण होगा वो हेट्रोट्रोपिक हो सकता है, जो दूसरों पर डिपेंड हो। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, मिक्सोट्रोपिक अगर पोषण अगर पूछे कौन होता है, युगलिना होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जंतु और पादप के बीच संयोजी कड़ी क्या होता है, तो जंतु और पादप के बीच संयोजी कड़ी को यूग्लिना कहते हैं। देखिए जो मैं कंटेंट आपको लाता हूँ थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता कंटेंट, ये नहीं कि अगर मैं अभी सिंपल चीजें पढ़ाता तो आपको बहुत अच्छा लगता, ठीक है, लेकिन आप ये एक बात समझ लीजिए, मैं सिंपल चीजें पढ़ा दूंगा, वो पेपर में नहीं आने वाला। यहाँ पर वही क्वेश्चन लिखा गया है जो आपके आईएएस में आए हैं, बीपीएससी में आए हैं, आपके पीसीएस में आए हैं, आरओ में आए हैं, कुछ भी देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है, हर जगह यूपी पीसीएस में जो चाहे आया है, ये यूपी पीसीएस यहाँ भी आया है, आईएएस प्री में आया है, ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन, तो मेरे ही जो आपका ये है, ये थोड़ा सा कंटेंट टफ रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कड़वी दवा होती है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, और आप इसको करने के बाद घटना चक्र जरूर करिएगा, कॉन्फिडेंस जरूर आएगा आपके अंदर, ठीक है। अब देखिए कवक के समान परजीवी या मृत्युजीवी स्पोरोफाइट, ठीक है, पर हम हर तरह इस्लाम स्लाइम मोल्ड, याद रखिएगा स्लाइम मोल्ड क्या होता है, इस जंतु के समान होते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देना डिक्टियो टेरिलियम, ठीक है, तो मैं ये भी बता देता हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप जरूर याद करिएगा, ठीक है, अब चाहे इसको याद करिए या न याद करिए, लेकिन इसको जरूर याद करिएगा, ठीक है। अब इसी में प्रोटोजोआ भी जंतु के समान में ही आता है, जिस चाहे एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। अमीबा, ये देखिए आईएस 1995 में ये क्वेश्चन आया था, ये अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या करता है, अलैंगिक, मतलब ये ऐसे ऐसे बना रहता है, ये टूट जाता है तो फिर एक नया क्रिएट हो जाता है, फिर ये टूट जाता है एक नया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव है। अमीबा या अलैंगिक विधि द्वारा जनन करता है। पैरामीशियम होता है इसमें। ट्रिपोनोसोमा, अब देखिए ये ट्रिपोनोसोमा क्या है, ये कई बार पूछा गया है, स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज होती है किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्रिपोनोसोमा के कारण होता है, किसके कारण, ट्रिपोनोसोमा के कारण होता है। प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोआ विज्ञान कहलाता है, तो प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोआ विज्ञान। अब देखिए हाइड्रा में रक्त नहीं होता है, गैस मतलब गैसों का आदान प्रदान डिफ्यूजन द्वारा होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। जैसे हम सब में जो रक्त होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, लेके आता है, ठीक है, तो वो पूरे शरीर में चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रा में रक्त ही नहीं होता तो गैसों का जो कुछ भी लेते होंगे, ऑक्सीजन लेते होंगे, ठीक है, तो उसका आदान प्रदान कैसे होता है, ये डिफ्यूजन द्वारा होता है, ये विसरण द्वारा होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा, मुनेरा पढ़ लिया। मुनेरा में माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया जीवाणु पढ़ लिया। प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा डाइक्नोप्लेजेट यूग्निलीना स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में ये अमीबा याद रखिएगा, अमीबा किस में आता है, तो अमीबा प्रोटोजोआ में आता है, आईएस 1995 में आया है, आपके पेपर में आ जाएगा।
और ये कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव होता है। अब देखिए कवक के बारे में, ठीक है, फंगी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर फंगी का अध्ययन क्या कहता है, माइकोलॉजी कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये ही है कि फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है, ये माइकोलॉजी कहलाता है। ये इसमें नो क्लोरोफिल होता है। ये देखिए ऐसे इसमें क्लोरोफिल हरा है नहीं है, ठीक है, ये व्हाइट ही है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, याद रखेंगे। जो कवक होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये थैलोफाइटा भी हो सकते हैं। अब देखिए बहुत आप बार पढ़े होंगे, ठीक है, यहाँ पर थैलोफाइटा ये ऊपर नीचे होगा, एक मिनट, हाँ ये देखिए थैलोफाइटा में आपका, जैसे अभी आप कहेंगे थैलोफाइटा क्या है, तो थैलोफाइटा में क्या होता है, इसमें क्या होता है, शैवाल भी आते हैं, बैक्टीरिया भी आते हैं, कवक भी आते हैं, ठीक है। तो थैलोफाइटा जो पादप जगत के अंदर है, शैवाल, बैक्टीरिया, कवक तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कवक थैलोफाइटा होते हैं, फंगी थैलोफाइटा होते हैं, तो हाँ ये फंगी जो होते हैं ये थैलोफाइटा में आते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल खमीर, कुकुरमुत्ता, ये देखिए जो आपको दिख रहा होगा यही है। अब देखिए ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है, कवक और शैवाल, ठीक है, फंगी और एल्गी, इसके मिलने से लाइकेन बनता है जो सहजीवी का संबंध रखता है, म्यूटिलिज्म का संबंध रखता है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण का सूचक। तो लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ये भी याद रखेंगे। और कवक क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, परपोषी होता है, मतलब दूसरों पर खाना के लिए डिपेंड होते हैं। सेल वॉल काइटिन से निर्मित होता है इसका, ठीक है, कवक का। अब देखते हैं प्लांट जगत, ठीक है, तो कवक देख लिए। अब देखिए प्लांट जगत, 4 नंबर का प्लांट। अब देखिए अगर थैलोफाइटा की बात करें, सरल शारीरिक संरचना, वास्तविक जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती ये सब का अभाव होता है, संवहनी ऊतकों की अनुपस्थित होती है। इसमें शैवाल आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, फंगी आ जाता है, सर्वव्यापी होते हैं। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए शैवाल का अध्ययन, एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, और यहाँ कवक का, फंगी का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। तो दोनों याद रखिएगा, कौन फाइकोलॉजी है कौन माइकोलॉजी है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं कहूँ एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एल्गी का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगर मैं कहूँ कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ब्रायोफाइटा, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो जैसे आप पढ़े होंगे कि मेढक जो होता है उभयचर होता है, ठीक है, जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, ठीक है। कछुआ जल में भी रह सकता है, थल में, तो उभयचर के में आते हैं, ठीक है। वैसे प्लांट में भी अगर ब्रायोफाइटा देखते हैं तो ये जल और स्थल दोनों जगह, ये है ब्रायोफाइटा, ये जल और स्थल दोनों जगह पर पनप सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार के पौधे, ब्रायोफाइटा। अन्य नाम वनस्पति जगत का एम्फीबिया, ठीक है। तो जैसे अभी एम्फीबिया हम किसको पढ़ते हैं, मेढक को पढ़ते हैं, घड़ियाल को पढ़ते हैं, ये। लेकिन क्या होता है अगर वनस्पति जगत का एम्फीबिया की बात करें तो वो ब्रायोफाइटा होता है। संवहनीय ऊतकों की अनुपस्थित होती है, वेस्कुलर टिश्यू की अनुपस्थित होती है। भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक एस आर कश्यप होते हैं। कौन होते हैं, एस आर कश्यप होते हैं। मास लिवरबर्ट मार्केसिया इसके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में ज्यादा कुछ मत याद करिए, सिर्फ याद करिए ये वनस्पति जगत का, प्लांट जगत का एम्फीबिया किसको कहते हैं, तो ये ब्रायोफाइटा को कहते हैं। इतना ही अगर याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें याद रखिए, और चाहे सब कुछ याद करिए, चाहे थैलोफाइटा में शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, ये भी याद रख लीजिए। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और यहाँ पर एक चीज जो था, ये जंतु और पादप के बीच की कड़ी, युगलीना, ये सब कुछ चीजें होती है जिसको याद करना ही है आपको, ठीक है। और जो क्वेश्चन आया है उसको याद करना ही है। अब देखिए यहाँ पर इसी में क्या होता आएगा, प्लांट जगत में टेरिडोफाइटा आता है। टेरिडोफाइटा क्या है, संवहनीय ऊतक उपस्थित होता है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। अन्य नाम वानस्पतिक सर्प सर्प, ठीक है। तीसरी को क्या कहते हैं, ये है टेरिडोफाइटा। तो वानस्पतिक सर्प इसको अगर किसको कहते हैं, टेरिडोफाइटा को कहते हैं। बीज रहित, बीज नहीं होता। फर्न, हार्टस्टेल, मार्सिलिया इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए जिम्नोस्पर्म, दो चीज होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है, एक एंजियोस्पर्म। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पीसीएस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं रिपीट कर करके। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नो मतलब नग्न,
स्पर्म मतलब बीज। अब देखिए जिम्नो मतलब यहाँ पर नग्न होता है, और स्पर्म मतलब बीज जिसके बीज नग्न हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो आप फिगर है ये देख रहे होंगे, यहाँ पर बीज क्या हुआ है, ओपन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओपन है, ठीक है, नग्न है। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं नग्न बीज का पौधा होता है। ठीक है, कभी भी आप पूछे कि जिम्नो, आप आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, आप पहले जिम्नो का मीनिंग याद रखेंगे। जिम्नो मतलब नग्न होता है, स्पर्म मतलब बीज होता है, जो नग्न बीज वाला पौधा होता है। आप भी अपने आसपास कई ऐसे पेड़ देखते होंगे जिसके बीज नग्न होते होंगे, ठीक है, बाहर निकले होते होंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर पाइन एप्पल की बात करूं, वो भी एक जिम्नोस्पर्म में आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अगर ये पाइनएप्पल देखेंगे ये भी आप जिम्नोस्पर्म में भी आ जाता है। बहुवर्षीय और सदाबहार ये फल होते हैं। उधर पाइनस होता है, साइकस होता है, पादप जगत, यही पाइनस है। ठीक है, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड साइकस का होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि अगर जो नग्न बीज वाला सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है, तो ये साइकस याद रखिएगा, साइकस वर्ड याद रखिएगा। अभी आपको नहीं, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे या पेपर में जब बैठेंगे, तब आपको मेरी बातें हर चीजें याद आ रही होंगी कि हाँ जिम्नो का जिम्नोमर्सन नग्न बीज वाला पौधा, तो आपको उससे रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन दे देगा आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए एंजियोस्पर्म क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। एनजीओ, आप सेब खाते होंगे, उसके अंदर बीज होता है। ठीक है, ये बाहर तो निकला नहीं, ये देखिए सेब है, एप्पल है, तो एप्पल खाते होंगे, इसके अंदर बीज होता है, तो वही एंजियोस्पर्म होता है। मोस्ट सीड प्लांट आर फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो मोस्टली यही होते हैं एंजियोस्पर्म में। ठीक है, क्योंकि एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड्स दैट डेवलप इनक्लोज्ड, क्या होता है, अंदर होता है, विद द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ए फ्रूट। ठीक है, जो ये फल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, किसके में क्रिएट कर दिया जाता है, फल में क्रिएट किया जाता है। तो यही पूछ रहा है, मोस्टली जो इसमें होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो बीज अंदर ही रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एनजीओ मतलब क्या होता है, ढका हुआ। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर एनजीओन मीनिंग केस, मतलब जैसे आप केस नहीं मतलब यूज करते हैं मोबाइल में ढकने के लिए, तो वही। तो एनजीओ मतलब ढका हुआ, स्पर्म मतलब बीज। जब एनजीओ स्पर्म की बात आए तो ढका हुआ बीज जिसके अंदर होता है। तो आप जितने भी देखे होंगे, अगर मैं एग्जाम्पल पूछूं, आम कैसा है, एनजीओ स्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, तो आप क्या कहेंगे, आम आपका एंजियोस्पर्म है, क्योंकि बीज क्या होता है उसके अंदर होता है। अगर मैं पपीता की बात करूं कैसा है, तो पपीता आप बोलेंगे क्या होता है, एंजियोस्पर्म उसके अंदर ही होता है। तो कैसे याद करेंगे, अगर आप भूल भी जाएंगे तो एनजीओ अंदर, अंदर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिख दीजिए अंदर, ठीक, अंदर ऐसे लिखिए, एनजीओ से अंदर तो मतलब अंदर बीज होगा, ऐसे पढ़ लीजिए। प्लीज जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सब बनाने में, हर एक कॉन्सेप्ट को बताने में थोड़ा सा हमको लगता है समय। कॉन्सेप्ट नहीं मतलब ये पीपीटी ही मेन होता है, इस पीपीटी को बनाने में बहुत समय लगता है। ठीक है, अब देखिए, अर्थात फलों पौधों के बीज के फलों के अंदर ढका होना। ठीक है, अन्य नाम पुष्पीय पादप जिनको कहलाते हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। फलदार, आम, अमरूद, पपीता, ये देखिए अभी हमने बताया आम हुआ, अमरूद हुआ, पपीता हुआ, ये सब क्या हुआ, ये एंजियोस्पर्म में आते हैं। अब देखिए दो चीजें होती है, एक बहुत बार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप जब चना भिगोते हैं रात में और सुबह उसको खाते हैं, तो क्या होता है, जब चना, उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और दोनों पार्ट एकदम सेम निकलेगा। ठीक है, कभी भी चना को अगर फोड़ेंगे तो दोनों पार्ट सेम निकल जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, द्विबीजपत्री। ठीक है, तो वो द्विबीजपत्री होता है। अरहर क्या होता है, वो भी अरहर देखेंगे, वो भी द्विबीजपत्री, अरहर को तोड़ेंगे तो दाल क्या होता है, एक छोटा सा अलग होता है। ठीक है, दाल, ये द्विबीजपत्री। मटर क्या होता है, अगर मटर को आप ऐसे तोड़ेंगे तो अलग अलग दो पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसा नहीं, अगर दाल एकदम टूट गया तो मतलब बेकार ही हो गया। ठीक है, तो क्या, और सेब, सेब भी देखेंगे द्विबीजपत्री, उसके भी बीज को देखेंगे, यहाँ पर द्विबीजपत्री होगा। लेकिन अगर एक बीजपत्री, ऐसे ही जब कभी भी आपसे पूछे कि द्विबीजपत्री, ये पेपर में पूछा गया था, अभी मैं यहाँ लिखा हूँ, बिना पेपर में पूछे यहाँ कुछ लिखा नहीं जाता। ठीक है,
अब देखिए द्विबीजपत्री का अगर एग्जाम्पल पूछे, तो अगर आपसे पूछे कि अरहर है, तो आप एक बार दिमाग में रखिए, अच्छा अरहर को 2 बार में तोड़ेंगे, टूट जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। चना, चना ज्यादा पूछता है, ठीक है। एक बीज पत्री क्या होता है, जैसे एक बीज पत्री वाले पत्र वाले बीज, जैसे धान है, अगर धान को मैं कहूँ आप तोड़िए, तो तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा, ठीक है, वो टूट जाएगा, लेकिन वो 2 पार्ट में नहीं टूटेगा कि एक पार्ट सेम टू सेम उसका कॉपी मिल जाए, ठीक है, उसका कॉपी नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए अगर आप धान जो होता है, उसको जब धान हो जाता है, अभी जो देखिए धान का मौसम है, धान हो रहा होगा, उसको कहाँ लेके जाएंगे, वो राइस मिल होता है, तो जब राइस मिल पर आप लेके जाएंगे, तो वहाँ क्या होता है, कभी कभी धान को तोड़ देते हैं, ठीक है, ज्यादा वो मतलब प्रेस कर देते हैं, ठीक है, मशीन को, मतलब जिसमें कुटाया जाता है, ज़्यादा प्रेस कर देते हैं, तो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो अगर 2 पार्ट में टूटता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत ही नहीं रहती। लेकिन जब एकदम प्रेस कर देते हैं और वो मतलब विभिन्न पार्ट में टूट जाता है, मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रहता, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता वो चावल, ठीक है, न खाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो और जौ हुआ, मक्का हुआ, ठीक है, ये सब का मक्का भी तोड़ेंगे तो वो अलग ही टूटेगा, ठीक है, ये नहीं कि उसका एक इक्वल निकल जाएगा बगल में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये एक बीजपत्री है और ये द्विबीजपत्री, ऐसे याद रखेंगे, यही होता है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब देखिए जंतु जगत के, अब देखिए फाइलम, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, किंगडम के बारे में पढ़ रहे थे, किंगडम के बारे में क्या क्या पढ़े थे हमने, यहाँ पर पादप जगत प्लांट किंगडम पढ़े थे, और यहाँ पर प्रोटिस्टा के बारे में पढ़े थे, ठीक है, मोनेरा के बारे में पढ़े थे, ठीक है, और कवक के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं फाइलम, जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाया था, ये यहाँ पर किंगडम पढ़े थे। अब देखिए संघ, उसके नीचे जो डिवाइड होता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि संघ में फाइलम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइलम में अगर हम देखते हैं, जंतु जगत के प्रमुख संघ फाइलम में देखते हैं, ठीक है। तो फाइलम में क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, पोरीफेरा देखते हैं, छिद्र धारक देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये है छिद्र वाला, इसमें असंख्य छिद्र युक्त शरीर, ऑस्ट्रिया होता है, शरीर में स्पंज गुहा होता है, स्पंज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसके शरीर में स्पंज गुहा होता है, तो पोरीफेरा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें साइकन के, याद रखेंगे, साइकन, स्पंजिला, इसमें क्या होता है, स्पंज से स्पंजिला, ये साइकान पूछा जाएगा, साइकान में ये क्या होता है, पोरीफेरा होता है। अगर मैं पूछूं पोरीफेरा का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आप साइकान पूछेंगे, स्पंजिला पूछेंगे, यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल याद रख लीजिए बस, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा बस। और टोनीफेरा, ये देखिए कंघी जैसे होता है, याद रखिए, देखिए कंघी जैसे ही होता है, ठीक है। सिलेंड्रा के गहन का संबंध अधिकांशतः ये पारदर्शी है, देखिए यहाँ पारदर्शी है, आगे पीछे देख सकते हैं। अब देखिए हमको कितना समय लगा होगा इसको, इस पिक्चर को लाने में, ठीक है। तो ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, समुद्री अखरोट, काम्ब, जेली आदि इसके एग्जाम्पल है। तो टोनीफेरा है जेली, ठीक है, तो टोनीफेरा किस में आता है, जेली जो होता है टोनीफेरा में ही आता है, समुद्री अखरोट जेली इसी में भी आता है। अब देखिए निडेरिया, सिलेंट्रा जिसको निडेरिया भी बोला जाता है, ये जलीय जंतु होते हैं, शरीर में जठर वाहिनी गुहा होती है, भोजन पकड़ने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये देखिए आप अगर टीवी में देखे होंगे, तो ऐसे जीव आपको अक्सर दिख रहे होंगे वो समुद्र में, ठीक है, जैसे नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी आप देखते होंगे, तो ऐसे जीव देखते होंगे, ये निडेरिया होते हैं, ये धागे जैसे नुमा होता है, इनके विशेष प्रकार के दंश कोश का स्ट्रिंग सेल होता है इसमें, उदाहरण ओबिलिया, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन आदि, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर ओबेलिया, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमोन आदि होते हैं इसके एग्जाम्पल में, अगर देखते हैं निडेरिया के, ठीक है। हाइड्रा भी इसी में आता है, जेलीफिश भी, ठीक है। अब देखिए कोल्ड ब्लडेड वाले जंतु क्या होते हैं, सर्प होता है, मगरमच्छ होता है, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली, ये कोल्ड मतलब ब्लडेड वाले होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड अभी किसको पढ़े थे हम, बर्ड को, पक्षी को पढ़े थे, लेकिन अगर कोल्ड ब्लडेड वाले पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, सर्प हुआ, मगरमच्छ हुआ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली, ये मतलब जो लगभग ये पानी में ही रहते हैं, ठीक है, गिरगिट अगर छोड़ दिया जाए, गिरगिट छिपकली, ठीक है, तो ये कहाँ पे, ये रहते हैं पानी में, सर्प, मगरमच्छ, चाहे सर्प तो जमीन पे भी हो, मगरमच्छ, मछली, ठीक है, ये कोल्ड में, मेढक जो है
अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक भी आता है कोल्ड ब्लडेड में, ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेढक किसमें आता है, कोल्ड ब्लडेड में, मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड, मछली कोल्ड ब्लडेड में, कीट गिरगिट छिपकली कोल्ड ब्लडेड में आता है, और ये अपनी त्वचा से सांस लेता है मेढक। मेढक एक क्वेश्चन पूछा गया है, मेढक किससे, त्वचा से सांस लेता है। आप देखते हैं यहाँ प्ले हेलमिंथेज, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथेज के बारे में अगर देखते हैं, ये देखिए प्लेटी हेलमिंथेज है सॉरी, देह गुहा रहित 3 स्तरीय शरीर होता है, चपटा शरीर होता है, देखिए चपटा ही शरीर है इनका, जितना भी शरीर देखेंगे ये चपटा ही होता है। बाइसेक्सुअल होते हैं, इसमें जो भी लिंग होता है दोनों ही होता है, ठीक है। अविकसित पाचन तंत्र, अनडेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिका का यूज होता है। अन्य नाम चटपे कृमि, ठीक है, लीवर फ्लू, पैसियोला आदि, ठीक है, इनको बोला जाता है। तो पहले हेलमिंथेज के बारे में याद रखिएगा, थोड़ा सा चपटे होते हैं, ठीक है, और ये अनडेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा प्ले हेलमिंथेज में, ठीक है। अब देखिए इसके हेलमिंथेज, इसके हेलमिंथेज क्या होता है, बेलनाकार अखंडित कृमि होती है, तो बेलनाकार भी है, दिख रहे हैं। अस्पष्ट आहार नाल होता है, ठीक है, ये देखिए अस्पष्ट आहार नाल भी होता है इसके अंदर, ये पूरा दिख ही रहा है, ठीक है। नर छोटा होता है, अब देखिए मेल वाला अगर देखते हैं तो ये देखिए छोटा है, और फीमेल वाला क्या होता है, मादा बड़ी होती है, तो देखिए मादा बड़ी होती है एस्केल हेलमिंथेज में। उत्सर्जन रिटेन सेल होता है, उत्सर्जन के लिए रीनेट सेल होता है, ठीक है, उत्सर्जन भी करता है रिटेन सेल भी। प्रोटोनिफीडिया द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा, प्रोटोनिफीडिया द्वारा एक लिंगी आंतरिक निषेचन होता है, तो मतलब एक लिंगी होता है, जैसे मेल में एक लिंग होता है, फीमेल में भी अलग होता है, तो एक लिंगी हो जाए। अन्य नाम निमोटोड्स, ठीक है, उदाहरण के लिए गोल कृमि जो होता है, थ्रेड वर्म होता है, कुछ बुचेरिया जो होता है, ठीक है, फाइलेरिया का कृमि आदि, ठीक है। तो ये जो आप गोल कृमि, सूत्र कृमि, ठीक है, निमोट्स है, ठीक है, और ये गोल कृमि आप पढ़े होंगे, प्रोटोफीडिया, ये सब किसी के अंदर आते हैं, एस्केल हेलमिंथेज के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, आर्थ्रोपोडा से पूछा जाता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ अगर कौन सा है तो ये आर्थ्रोपोडा है। झींगा मछली, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। तो जितने भी चाहे झींगा मछली, यही आईएएस में यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो झींगा मछली हुआ, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ये देखिए जितने भी ये हैं ये सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो जितने भी आप ये टाइप के जानवर देखे होंगे सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। 3 भागों में इनका शरीर विभक्त होता है, ठीक है, किसमें, 3 भागों में, 1 2 3, ठीक है, तो 3 भागों में इनका शरीर विभक्त होता है। सिर, वक्ष और उदर गुहा, ठीक, तो याद रखेंगे सिर, वक्ष और उदर गुहा प्रसंस्करण तंत्र होता है। रुधिर से प्रायः होमोसाइनिन, ठीक है, इनका प्रायः क्या होता है, इसमें लाल ब्लड नहीं निकलता, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, व्हाइट ब्लड, किसके साथ, होमोसाइनिन के द्वारा, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं, होमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन तो लाल हो जाता है, होमोसाइनिन याद रखेंगे, जिस प्रायः व्हाइट ब्लड हो जाता है, ठीक है। उत्सर्जन हेतु मेलपीगी नलिकाएं ग्रीन ग्रंथि होती है। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में जितने भी झींगे, कीटे मकोड़े ये सब होते हैं, ये आर्थ्रोपोडा में, सिर्फ एक ही दिमाग में याद रखिएगा, जितने कीट पतंगे, जब आपके अभी बारिश हो जाती होगी तो अगर बल्ब जलाते होंगे देखते होंगे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते होंगे, ठीक है, वो सब किसमें आ जाते हैं, आर्थो, जो केकड़ा होता है जो तालाब में होता है उसको भी हमारे यहाँ तो कम है वो, लेकिन चाइना उना में देखिएगा केकड़ा को फ्राई व्राई करके कुछ बहुत लोग ऐसे खाते हैं उसको ना, चिप्स की तरह, ठीक है, तो वो भी आर्थ्रोपोडा में भी आता है, ठीक है। अब देखिए एनेलिडा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, लंबा द्विपार्श्व सममित कई खंडों में बटा हुआ, ठीक है, यही है, देखिए कई खंड में इसको बांट दिया गया है। उत्सर्जन है नेफ्रीडिया, काइटन से बने सीटों द्वारा प्रचलन, ठीक है, त्वचा द्वारा श्वसन, कुछ में कोलोन द्वारा होता है, स्पष्ट बंद शरीर स्वतंत्र होता है। रुधिर लाल, परंतु लाल रुधिराणु का अभाव होता है, इसमें रुधिर जो होता है वो लाल होता है, लेकिन लाल रुधिराणु का अभाव होता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला, एक लिंगी और उभय लिंगी ये दोनों हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकता है, उभय लिंगी भी हो सकता है, क्या, एनेलिडा, जैसे केचुआ, जोक, नेरीस आदि। तो अगर मैं पूछूं कि एनेलिडा किसमें आता है
तो एनेलिडा किस में आता है, वो एनेलिडा में कौन आता है, तो केचुआ बताएंगे, जोंक बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये सब कम पूछा जाता है कि ये क्या होता है इनके शरीर में, ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आपसे एग्जाम्पल एप्लीकेशन पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि केचुआ किस में आता है, तो केचुआ एनेलिडा में आता है, जोक किस में आता है, एनेलिडा में आता है, नेरिस किस, तो केचुआ जोक, इसको जरूर याद रखिएगा किसमें, एनेलिडा का। अगर मैं आपसे अगर पूछ लूं कि आप झींगा मछली, तितली, मक्खी बताइए किसमें आता है, तो आर्थ्रोपोडा बता देंगे, ठीक है। अब देखिए एनेलिडा ये हो, अब देखिए मोलस्का, अभी इसको किसको कैसे याद करेंगे, मोल, जैसे आप अभी देखिए क्या चल रहा है, नवमी चल रहा है, ठीक है, अभी कथा होगा हर जगह, और क्या होगा, हवन होगा, तो उसमें क्या होता है, शंख है, ये जो पंडित जी क्या लाते हैं, ये शंख लाते हैं, ठीक है, बजाते हैं, ठीक है। तो ये जो मोलस्का होता है, ये मोल होता है, ऐसे याद रख लीजिए कि ये मोल, वो भी कैसे मोल ही लाए होंगे, मोल मतलब खरीद के लाए होंगे, ठीक, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो कभी भी मोल ऐसे याद हो तो ये शंख मोल लाए हैं, खरीद के लाए हैं। ये देखिए जितने भी ये शंख प्रजाति के होते हैं, ये घोंघा होता है, बरसात के दिनों में ये इधर उधर घूमता रहता है। अगर ऑक्टोपस, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्टोपस किस में आता है, तो ऑक्टोपस किस में आता है, ये मोलस्का में आता है, ठीक है, मोलस्का में क्या आता है, ऑक्टोपस आता है। घोंघा किस में आता है, मोलस्का में आता है। सीपी किस में आता है, मोलस्का में आता है, ठीक है। तो क्या ऐसे याद रखेंगे, मोल, पंडित जी इसको मोल खरीद कर ला रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। भोजन चबाने के लिए रेडुलर नामक पृष्ठ अंग और खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन हो तो मेटा नेफ्रेटिया का प्रयोग करते हैं। कवच युक्त शरीर होता है, ये कवच ही ऊपर होता है। रंगहीन खून होता है, होमोसाइनिन के कारण नीला या हरा हो जाता है इनका खून, ठीक है। तो किसके कारण, होमोसाइनिन के कारण इनका खून क्या होता है, नीला या हरा होता है, ठीक है। जब भी होमोसाइनिन आ जाएगा तब याद रखेंगे वो लाल नहीं होगा, ठीक है, खून। और इसमें क्या, सीपी, घोंघा, ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस एक बार आपसे पेपर में, और सीपी, घोंघा तो कई बार पूछा गया है, किस में अंतर्गत आता है, ये मोलस्का के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये अब देखिए कार्डेटा, कार्डेटा हम ऊपर ही बता चुके हैं, जिनके अंदर रीढ़ होता है पीछे, ठीक है, वो कार्डेटा के अंदर। नाटोकार्डेट एवं क्लोन छिद्र उपस्थित लचीले दंड वाले जानवर होते हैं, सबके अंदर रीढ़ होती है होगी, ठीक है। मेढक तो हमारे ही शरीर जैसा है, ठीक है। ये देखिए मछली है, ठीक है, कोई भी जानवर हो, ठीक है। ये पृष्ठ नालदार तंत्रिका रज्जु होता है, ग्रासनीय, क्लोद्रांश, सभी कशेरुकीय जीव, ठीक है, वर्टिब्रेट जो होते हैं वो सभी कार्डेटा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या अभी हमने पढ़ा, ये जंतु जगत के, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल है, जो भी हमने एग्जाम्पल लिखा है ये याद रखिएगा। मोलस्का में क्या क्या आता है, एनेलिडा में क्या आता है, केचुआ, जोंक, नेरिस, ठीक है। अगर आर्थ्रोपोडा में पूछा जाए तो ये झींगा उगा जो आ जाते हैं, ये सब आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। एस्कल हेलमेंथीज किस में आते हैं, प्लेटे हेलमेंथीज किस में आते हैं, ठीक है। सिलेंड्रा किस में आते हैं, तो जी वो हाइड्रा किस में आता है, निडेरिया, सिलेंड्रा वहां पे ऑप्शन दे देगा, या निडेरिया दे देगा, हाइड्रा याद रखेंगे, ठीक है, या जेली फिश दे देता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। और क्या, टोनीफेरा में समुद्री या फिर काम्ब जेली याद रखेंगे। साइकान किसमें, पोरीफेरा में आते हैं। तो ये जंतु जगत के हो गए। अब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख जो स्तनधारी होते हैं ये भी कई पार्ट में डिवाइड होते हैं, जैसे प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया वाले जंतु कौन होते हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी वर्ग के सर्वाधिक पुरातन स्वरूपों में। देखिए एक मात्र जो है, ये कई बार क्वेश्चन यूपीपी से देखिए 2022 में, आईएएस 2008 में ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा था कि जो स्तनधारी अंडे देने वाले स्तनधारी, जैसे क्या अब मनुष्य है या कोई और जानवर ले लीजिए, कंगारू है, हाथी है, अब क्या ये सब अंडे थोड़ी देते हैं, लेकिन स्तनधारी जीव में भी एक अंडा देने वाला जीव है, ठीक है। वो कौन सा, एकेडिना है, याद रखिएगा यही है आपको एकेडिना। नेट पे सर्च करेंगे तो ये एकेडिना, तो यही आपको मिलेगा। तो वहां पर डिटेल में बताया जाएगा कि जो ये है ये अंडे देने वाले मैमल हैं, ठीक है, याद रखिएगा अंडे देने वाले मैमल्स, ठीक है। स्तनधारी वर्ग के सर्वाधिक पुराने में आते एकिडीना और प्लेटिपस, ठीक है। एकिडीना से 2022 में, आईएएस 2000, इसीलिए मैं कहता हूं जो आईएएस का पुराना पेपर है उसको जरूर लगाइएगा। देखिए 2008 का पेपर यूपी पीसीएस 2022 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैं जो भी आपको ये बताता हूँ यहाँ पर जो लिख के लाता हूँ, यहाँ पर आईएएस के जो पुराने पेपर हैं
जो वन लाइनर में पूछे जाते हैं या वैसे भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको जरूर मैं इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आईएएस का पुराना जो पेपर है वो अभी रिसेंट में जो भी पेपर आपको पीसीएस में होगा वो जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ, देखिए दिखा भी दे रहा हूँ कि आईएएस 2008 में पूछा गया था, फिर यूपीपीसी 2022 में पूछा गया। एकिडना, एकिडना यही है जिसके ये बाल में थोड़ा सा कटीले बाल होते हैं। ठीक है, ये याद है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया आपका। मेटाथीरिया क्या होता है? अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते 25 परिवारों की लगभग 340 से 350 प्रजातियां विकसित होने पर मार्सुपियल थैली में बच्चों को रख रखा हो। ठीक है, अब देखिए ये मेटाथीरिया में कौन कौन से आते हैं? ये अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब जैसे मनुष्य क्या होता है, मनुष्य हुआ, गाय हुआ या कुत्ता हुआ, जो भी हमारे आसपास जानवर जिसको देखते होंगे, ये पूरी तरह से जो बच्चे को जन्म देते हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जो मेटाथीरिया होता है, मेटाथीरिया में जो जानवर आते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं, उसमें अपरिपक्व बच्चे को जन्म नहीं देते हैं पूरी तरह। इसीलिए ईश्वर ने क्या किया है, मेसुपीरियर थैली का निर्माण इनके अंदर कर दिया है। ठीक है, क्यों? जो वो बच्चे, ये देखिए मेसुपीरियर थैली, ये पूरी तरह से जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो इससे निकल जाते हैं बाहर। जब तक ये पूरी तरह से अपरिपक्व नहीं होते तो इसी मेसोपियल थैली में ही रहते हैं। ठीक है, तो हमारे और इनके बीच में यही अंतर है। जैसे अभी मनुष्य का भी बच्चा अगर क्या होता, पूरी तरह से परिपक्व ना होता तो क्या करते हैं, जैसे अब मनुष्य क्या, बहुत से बच्चे होते हैं पूरी तरह से डेवलप नहीं, डेवलप तो 99% डेवलप हो जाता है, लेकिन कई बच्चों का डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, वो किसी कई प्रकार से डिफेक्ट, इन्वायरमेंट, कैसे भी सिचुएशन हो सकता है, तो उनको एक मशीन में रखा जाता है बच्चों को। ठीक है, ताकि वो डेवलप हो जाए। तो मतलब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते उनको अच्छी सी तरह से मशीनी, मतलब वैज्ञानिक ढंग से, मतलब एक इमरजेंसी बोर्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये यहाँ पर, अब यहाँ इमरजेंसी थोड़ी है, ये इनका गॉड ने खुद ही क्रिएट किया है कि यहाँ मेसोपियल थैली होगी, इसी में बच्चे रहेंगे, जब डेवलप हो जाएंगे तो ये बाहर निकलेंगे। तो ये मेसोपियल थैली जरूर याद रखिएगा, कहाँ पे होता है? कंगारुओं में होता है। ठीक है, कंगारू मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यूथीरिया, यूथीरिया क्या? पूर्ण विकसित शिशु का जन्म। ठीक है, तो पूर्ण विकसित शिशु का जन्म मनुष्य में, कुत्ता में, गाय में, ये चाहे मनुष्य हो चाहे गैया माँ। ठीक है, तो ये देखिए पूर्ण विकसित जो ये बछड़ा है ये पूर्ण विकसित हुआ है, ये नहीं कि इसके अंदर कुछ कमी है, पूर्ण विकसित पैदा हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यूथीरिया। अगर आपसे पूछे यूथीरिया में कौन कौन से चीज आते हैं तो आप बता देंगे मनुष्य, कुत्ता, गाय। अगर मैं पूरे मेटाथीरिया में कौन कौन से आते हैं तो मेटाथीरिया में क्या बताएंगे, कंगारू आ जाता है। मेटाथीरिया में एग्जाम्पल बताएंगे, डिफिनीशन की, जिसका परिपक्व बच्चा नहीं होता है, अपरिपक्व जो बच्चे को जन्म देते हैं वो मेटाथीरिया में आते हैं। प्रोथीरिया में बताएंगे जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ छोड़ता नहीं हूँ, इसीलिए थोड़ा सा हमारा जो वीडियो, कोई भी वीडियो देखेंगे लंबा होता है। मैं उस शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखता, मैं हमेशा हार्ड वर्क करना पसंद करता हूँ, और आपको भी अगर मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको हार्ड वर्क करना सिखा ही दूंगा। ठीक है, कुछ भी ना सिखा पाऊँ लेकिन हार्ड वर्क करना मैं आपको सिखा ही दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मछलियों के नाम में समानता रखने वाले जीव। ठीक है, कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, शॉर्टकट लाइफ बर्बाद कर देता है। हमेशा एक अच्छा वे रखिएगा ताकि आपको आगे बहुत लेके जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेम और फाइलम। ठीक है, बहुत बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मछली है कि नहीं। अब ये जो यहाँ पर लिखा गया है बॉक्स में, ये मछली नहीं है। कहीं भी कोई भी आपसे पूछे कि बताइए ये मछली है कि नहीं, तो ये मछली नहीं है। कैसे मछली? देखिए, अब देखिए आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, जेली फिश, जेली फिश किसमें आता है? फाइलम में नाइडेरिया, निडेरिया में आता है जेली फिश। हम यहाँ पढ़े भी होंगे। ठीक है, एक बार देखा देते हैं यहाँ पर नाइडेरिया, निलेरिया। ठीक है, देखिए यह कहाँ है? जेली फिश यहाँ है, निडेरिया में। ठीक है, तो ये देखिए जहाँ पर दो दो बार आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जेलीफिश नाइडेरिया एंड निडेरिया में आता है। ये आपका मछली नहीं है, फिश लिखा गया है पीछे,
ठीक है। आपके नाम के पीछे जो लिखा गया है ऐसा नहीं कि वो वही बंदा हो, ठीक है। बहुत लोग के नाम के पीछे कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो उसी कास्ट का हो, जात का हो। कास्ट जात में मैं विश्वास नहीं करता, ठीक है। सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जो जेली फिश होता है क्या होता है, ये नाइडेरिया निडेरिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जेली फिश नाइडेरिया या निडेरिया में आते हैं। स्टार फिश याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा। स्टार फिश क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा फाइलम में आता है स्टार फिश। सिल्वर फिश क्या होता है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो सिल्वर फिश क्या है, आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। क्रेफिश आर्थ्रोपोडा में आता है। कटल फिश मोलास्का में आता है। डेविल फिश मोलास्का में आता है। तो कटल, डेविल और हेग फिश कार्डेटा। अब यहाँ पर ये मत याद करिए, सिर्फ ये याद करिए कौन सी मछली नहीं है और कौन सी मछली है। तो जेली है, मछली नहीं है। तो जेली अब कैसे याद करेंगे, देखिए आप दुकान पे जाते होंगे तो जेली लेना, कुछ मैं देखिए ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि कौन है कौन नहीं है बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे आप दुकान पे जाते होंगे जेली लेने, तो जेली कहाँ मिलता है, दुकान पे मिलता है। तो ये ऐसे याद रखिए, जेली दुकान पे है, समुद्र में या तालाब में कहाँ रहेगी, तो यही लिए मछली नहीं है। तो जेली क्या है, मछली नहीं है। अब देखिए स्टार, स्टार कहाँ होता है, स्टार आसमान में होता है। तो ये समुद्र में कहाँ रहेगा, ठीक है, या तालाब में कहाँ रहेगा। तो स्टार भी मछली नहीं है। तो जेली दुकान में रहता है, स्टार वहां पे रहता है, आकाश में रहता है। तो ये भी आपका ये मछली नहीं है, ठीक है। अब देखिए सिल्वर, सिल्वर कहाँ रहता है, ज्वेलरी की दुकान पर रहता है। तो ये भी क्या होता है, फिश नहीं है, ठीक है। ऐसे ही याद ही रखिए, ठीक है। जैसे बता रहा हूँ ये नया अपना खुद ही ट्रिक बनाइए, मेरा वाला ना अच्छा लगे तो अपना खुद ही बनाइए, लेकिन याद करिए क्योंकि बार बार यहाँ से आता है। क्रे फिश क्या है, क्रे फिश याद रखिए, क्रे, ठीक है। क्रे, क्रे भी मछली नहीं है, ठीक है। तो क्रे भी मछली नहीं। कटल, कटल क्या होता है, कटल आप देखिए किचन में होता है, ठीक है, कटल, ठीक है। कटल किचन में होता है, तो ये भी नहीं है। डेविल, डेविल अब देखिए डेविल क्या है, डेविल मतलब जो राक्षस होते हैं। तो मछली ये कहाँ होगा, हेग, ठीक है। तो हेग भी नहीं है। तो याद रखिएगा, जेली हमने बताया दुकान में, स्टार बताया ऊपर, सिल्वर बताया ज्वेलरी की दुकान में, क्रे, कटल, डेविल, ठीक है। क्रे, कटल, डेविल। तो क्रे, कटल एक ही साथ याद रखिए, डेविल, हेग, अगर इतना याद रख लेंगे तो वहां पर एलिमिनेट कर देंगे आप, ठीक है। अब जो हैं ये भी याद रखिएगा। फ्लाइंग फिश आप देखते होंगे, जैसे किसी तालाब या समुद्र में देखते होंगे, क्या देखते होंगे वहां पर, मछलियाँ वो इधर उधर फ्लाइंग करती रहती हैं, ठीक है। मतलब जब जैसे हम सब क्या होते हैं, जब हम सब मतलब खुश होते हैं तो इधर उधर जाते रहते हैं। तो वो भी जब वो भी खेलती है तो ऊपर से ऐसे ऐसे इधर जाती है फिर इधर जाती हैं। कई फोटो भी देखेंगे, फ्लाइंग फिश होती है, ठीक है। समुद्री घोड़ा याद रखेंगे, समुद्री घोड़ा भी वास्तविक मछली है, वास्तविक मछली। ये लोअर पी से 2008 में आया है। डाग फिश वास्तविक मछली है। गिटार फिश क्या है, वास्तविक मछली है। कैट फिश, कैट फिश। अब देखिए क्रे फिश, कैट फिश में अंतर याद रखिएगा, नहीं तो यूपी यूके पी से, उत्तराखंड पी से 2002 मेंस में आया है। ग्लोब फिश ये क्या है, वास्तविक मछली है। पैडल फिश वास्तविक, पाइप पैडल। और गोल्डन महिसीर ये तो क्वेश्चन आया हुआ था, कहाँ पे आया था, शायद आईएएस में आया था। गोल्डन महिसीर क्या है, यहाँ पक्षी वहां लिखा है, पक्षी गलत है, महिसीर क्या है, ये वास्तविक मछली है। साफिश क्या है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया 2011 में। कई सब कुछ पूछे गए, मैं कई लिखा हूँ कई नहीं लिखा हूँ, लेकिन हर बार यहाँ से पूछा जाता है। पैडल, पाइप कैसे कैसे याद करेंगे, जब फ्लाइंग याद रखेंगे तो घोड़ा वाला याद रख लेंगे, क्योंकि जो घोड़ा भी चलता है तो पूरा उड़ता है, कहते हैं ना घोड़ा दौड़ नहीं रहा उड़ रहा है। तो फ्लाइंग फिश समुद्री घोड़ा। डाग फिश गिटार, कैट फिश ग्लोव फिश, गोल्डन महिषेर, पाइप फिश, ठीक है, फ्लाइंग फिश, ठीक है। तो ये क्या है, विभिन्न नामों को वास्तविक मछलियां होती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब नीचे देखते हैं। यस, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है ब्लू व्हेल के, ठीक है, मतलब जलीय स्तनपायी जितने भी हैं उसमें देख लेते हैं। ये है जलीय स्तनपायी, याद रखेंगे, अंडे नहीं बच्चे देते हैं, ठीक है। जैसे ब्लू व्हेल पृथ्वी का विशालतम स्तनपायी जीव है, ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वी का चाहे जल थल पूरा मिला लिया जाए तो ब्लू व्हेल सबसे विशालतम। समुद्री गाय भी, डॉल्फिन, वालरस, समुद्री शेर स्तनधारी है, ठीक है।
समुद्री शेर आईएएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि समुद्री शेर कैसा है, तो ये असरदारी है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है, ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ा दांत किसका होता है, स्पर्म होल का होता है, व्हेल का होता है, ठीक है। तो समुद्री गाय, ये दोनों ही, समुद्री गाय भी और समुद्री शेर भी आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। डॉल्फिन, वालरस, सील, फोका या स्पर्म व्हेल, ठीक है। तो ये जलीय स्तरपायी जीव है, ठीक है। अब देखिए, शार्क मछली में शून्य हड्डी पाई जाती है। शार्क मछली का कंकाल तंत्र कार्टिलेज का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था शार्क मछली में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो शार्क मछली में 0 हड्डी पाई जाती है। याद रखिएगा, 0 हड्डी शार्क मछली में, और इनका कार्टिलेज से बना होता है, तो कंकाल तंत्र होता है, ठीक है। गोल्डन महिषीर एक पक्षी नहीं है, मछली है। आईएएस 2022 का क्वेश्चन, रिसेंट का क्वेश्चन आया हुआ है, हम ऊपर बताए थे, ठीक है, कि गोल्डन महिषीर आया हुआ है आपके पेपर में। तो गोल्डन महिषीर पक्षी नहीं है, मछली है। आईएएस 2022 में पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो यही नहीं सही है। वहां पर ऑप्शन दिया था गोल्डन महिषीर पक्षी है, नहीं है, पक्षी नहीं है, मछली है, ठीक है। और ये वास्तविक मछली है, ये भी याद रखेंगे। ये देखिए, गोल्डन महिषीर क्या है, एक वास्तविक मछली है, ठीक है। ये मतलब जो मछली बोला जाता है वो मछली नहीं, ऐसे में नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर पक्षी वर्ग से संबंधित परीक्षा उपयोगी तत्व। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड है। उड़ ना सकने वाले पक्षी कौन सा है, कीवी और एमू, ठीक है। ये न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पक्षियों का वाक यंत्र कौन सा होता है, सिर्निक्स होता है। सबसे प्राचीन पक्षी आर्क्टियोप्टेरिक्स या जुरेसिक युग का है, ठीक है। सरीसृपों से जुड़े इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, घोंसला बनाने वाले सांप को क्या कहते हैं, किंग कोबरा, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, ठीक है। और ये जब जितनी बार पूछ लिया गया है, वो सब क्या हुआ है, रख दिया गया है, ठीक है। विश्व का एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है, गिला मॉन्स्टर हिलोडर्मा। न्यूरोटॉक्सिक सर्प कोबरा होता है। हीमोटॉक्सिक सर्प वाइपर होता है। एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है, किंग कोबरा। ये अन्य सर्प को खा लेता है, ठीक है, उसका भोजन होता है। न्यूरोटॉक्सिक, ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूरोटॉक्सिक, कोबरा अगर काटता है तो न्यूरॉन पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। बिल बनाने वाली छिपकली मोइबा सिंकिंग, ठीक है। सरीसृपों का युग कहलाता है, तो मीसोजोइक युग ऊपर ही बताए थे। मीसोजोइक, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मीसोजोइक युग सरीसृपों का युग कहलाता है। चींटियों को काटने पर फार्मिक अम्ल, अधिकांश का श्वसन किसका, ट्रेकियल सिस्टम से होता है, ठीक है। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप कौन सा है, मगरमच्छ है। अंडे देने वाला ओविपोरस स्तनपायी जीव है, इक्विडिना और प्लेटिपस। के ऊपर हम बताए हैं एक्विडिना, जिसके ऊपर बाल कटीले होते हैं, वो एक्विडिना, और प्लेटिपस। थार भारत का विशालतम मृग प्रजाति नील नील गाय, ठीक है। तो आप देखे होंगे कहीं कहीं एरिया में नील गाय, ठीक है, नील गाय उसको बोलते हैं गांव में, नील गाय होता है, ठीक है। उड़ने वाले स्तनपायी चमगादड़ होते हैं। 6 टांगों वाले जीव क्या कहलाते हैं, कीट वर्ग कहलाते हैं, ठीक है। हीन कपि छोटे या छोटे लघुत्तम आकार के कपि होते हैं, गिबन होते हैं। महाकपि होते हैं, ये बड़े आकार के होते हैं, चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य, ओरंग उटान, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लघु कपि कौन सा है, तो गिबन लघु कपि होता है। अगर हम पूछे मनुष्य किस में आता है, मनुष्य महाकपि में आता है, बड़े आकार में आता है, जिसमें चिंपैंजी आता है, गोरिल्ला आता है, मनुष्य, ओरंग उटान, ठीक है, ये होता है। लेकिन गिबन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। हीन कपि कौन सा है, गिबन है, या लघु छोटा है, ठीक है। पांडा और भालू एक ही कुल के हैं। जो पांडा आप देखे होंगे और भालू देखे होंगे, वो एक ही कुल के हैं, ठीक, एक ही वंश के हैं, ठीक है। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, उभयचर में, एम्फीबियन में पाया जाता है। एम्फीबियन एम्फीबियन में पाया जाता है, क्या होता है, मतलब जो मेढक जैसे होता है, उसमें क्या, मेढक या जैसे जो जल और स्थल दोनों पे हो जाते हैं, उनको त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। उभयचर, ठीक है, उभयचर जो होते हैं वो त्रिकोष्ठीय हृदय वाले होते हैं। गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं। नील गाय मृग की प्रजाति है, देख ही चुके हैं। अब देखिए, प्राणी और वैज्ञानिक नाम, ये लोअर पीसेस में क्वेश्चन आया था। एशियाई जंगली गधा, इक्कस ह्यूमस होता है। 12 सिंहा को
रूस वर्सर दुआ उसेली कहते हैं, चिंकारा को गजेला बेनेट्टी कहते हैं, नील गाय को बोसलाफस ट्रेगेमलस कहते हैं। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक नाम नील गाय वाला याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है नील के बारे में। ठीक, और माइट मकड़ी वंश की होती हैं। जुगनू जो होता है वो कीट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जुगनू किस में आता है, कीट में आता है। ठीक, और माइट मकड़ी वंश के हैं। कीवी एक न उड़ने वाला पक्षी है जो मूल रूप से न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। कीटों से प्राप्त होता है रेशम, शहद, लाख। ठीक है, तो यूपीपी से 2018 में यही पूछा गया था कीटों से क्या प्राप्त नहीं होता, तो वहां पर ऑप्शन दूसरा दिया था, कीटों से प्राप्त क्या होता है, रेशम होता है, शहद होता है, लाख। ठीक है, तो ये तीनों प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर परजीवी एक परजीवी एक दूसरे पर आश्रित रहने के लिए क्या होता है, हाइपर पैटर्जिमिज कहते हैं, ऊपर जीविता कहते हैं। सॉरी सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू आएगा। देखिए अब यहाँ पर एक मिनट, आपका सही होता है। हाँ हाँ, अब देखिए स्पाइडर जो मकड़ी होती है एक जंतु है, यह कीट वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए मकड़ी कीट वर्ग में क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो सभी कीट होते हैं उनमें कितने लेग्स पाए जाते हैं, सभी कीट में 6 लेग्स पाए जाते हैं। याद रखिए जो भी कीट होगा उसमें 6 पैर पाया जाता है, लेकिन जो मकड़ी होता है उसमें कितना होता है, स्पाइडर जो होता है उसमें 8 पैर पाए जाते हैं। इसीलिए मकड़ियों को कीट वर्ग में नहीं रखा जाता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कीट वर्ग कौन सा होता है, तो आप इतना बताइए जिसमें 6 पैर पाए जाते हैं वो कीट होता है। अब आपसे पूछे कि स्पाइडर जो मकड़ी होती है वो क्या कीट में आती है, आप कहेंगे मकड़ी कीट में नहीं आती। तो पूछेगा क्यों नहीं आती, आप कहेंगे 8 पैर पाए जाते हैं इसलिए नहीं आता। अब मकड़ियों द्वारा उत्पादित जो रेशा होता है गोसा मर रेशम होता है। कौन सा, गोसा मर रेशम होता है। आप एक राजा वाला कहानी भी सुने होंगे, जो मकड़ी थी वो बार बार ऊपर चढ़ती थी फिर नीचे गिरती थी, ऊपर चढ़ती थी नीचे गिरती थी, राजा उससे बहुत इंस्पायर हुआ था। ठीक है, तो वो जो रेशम से ऊपर नीचे चढ़ती थी वो क्या था, गोसा मर रेशम था। कौन सा, आर ओ यार 2021 और 2017 दोनों में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशा कौन सा है, गोसा मर रेशा है। अब देखिए रेशम कीट वर्ग का प्राणी है। ठीक है, ये जो मकड़ी होता है रेशम कीट वर्ग का प्राणी है। यह शहतूत के पत्तों पर पनपता है, यूपीपीसी 1996 में आया है। ठीक है, तो ये कीट मकड़ी कीट नहीं होता है। ठीक है, क्या मकड़ी कीट नहीं होता है, इसमें क्यों, इसमें 8 पैर होते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे आप। ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है, कंगारू चूहा जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। कीट बच्चे पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कीट बच्चे कहाँ उगते हैं, जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। कीटों का भक्षण कर नाइट्रोजन की आवश्यकताओं को इसलिए पूर्ति करते हैं, जैसे इसमें कौन से आते हैं, नेफंथीज खासियाना घटपर्डी का पौधा। ठीक है, हल्दी तने से प्राप्त होती है, याद रखेंगे जो हल्दी होती है वो तने से प्राप्त होती है। अब देखिए आप हमेशा कंफ्यूज होते होंगे तना कौन सा है, जड़ कौन सा है। देखिए जैसे हल्दी होती है तो हल्दी कैसे होती है, ऐसे 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 ना, ऐसे मतलब कई पार्ट में नोड एनोड ये सब जिसमें नोड इंटर नोड लगे होते हैं वो सब हल्दी में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोई भी जैसे मूली है, मूली क्या होता है आपका, एकदम ऐसे एकदम सीधे जाती है। ठीक है, ऐसे एकदम सीधे जाती है। या आपका क्या जैसे ले लिया जाए आपका शकरकंद, शकरकंद भी एकदम नीचे जाता है, गाजर भी आपका एकदम नीचे जाता है। जो एकदम नीचे जाए सीधे वो जड़ में आता है, और जो जैसे अदरक आप देखते होंगे ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, आलू भी देखते होंगे ऐसे रहता है, कभी कभी आलू उसी में जुड़ा रहता है। ठीक है, आलू देखते होंगे। ठीक है, तो वो भी आपका तना, ये जो ऐसे होते हैं। ठीक है, जिसमें नोड इंटर नोड कनेक्टेड होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे अरवी, अरवी देखे होंगे, अरवी भी वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा जुड़ा रहता है, वो तने में सब आते हैं। और जो एकदम सीधे जमीन में जाते हैं वो जड़ में आते हैं। जब कभी कभी जो ये ऐसे ही मूली क्या है, देखिए जड़ है, शकरकंद एक जड़ है, आलू क्या है, ट्यूबर स्पंद कंद है, तना है। ठीक है, हल्दी आलू ट्यूबर है, याद रखिए बहुत बार स्तंभ कंद पूछा जाता है, याद रखिए। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे राइजोम। तो यूपी आर ओ 2021 में पूछा जाता है जो हल्दी जो भूमिगत तने का उदाहरण है उसको क्या कहते हैं, उसको राइजोम कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। अब देखिए पी प्लांट मटर पौधा,
द्विबीजपत्री शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। पी प्लांट क्या होता है? मटर का पौधा होता है, द्विबीजपत्री शाकीय और एक वर्षीय पौधा होता है। लौंग बंद कलियां या फूल कलियां, यूपीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। लौंग क्या है? बंद कलियां है या फूल कली होता है। ठीक है, ये तो हम ऊपर ही बताए हैं कि ये द्विबीजपत्री है मटर। ठीक है, एक वर्षीय पौधा होता है। फल क्या है? फल है भिंडी, एक फल है होता है। ठीक है, याद रखेंगे, भिंडी क्या है? एक फल है। अदरक, देखिए अदरक राइजोम, केसर वर्तिका वात्रिगार है। ठीक है, अफीम क्या है? अफीम से रूडी है। सन क्या है? तना है। ठीक है, तो अदरक क्या है? राइजोम है। केसर क्या है? वर्तिका वात्रिगार है। अफीम क्या है? अफीम की डूडी है। ठीक है, सन क्या है? तना है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, मतलब केसर कहाँ से प्राप्त होता है? स्टाइल या स्टिग्मा से प्राप्त होता है। अफीम ये जो फल होता है उसी से। सन तना से। और देखिए सन कैसे आप देखेंगे, जो सन होता है, पटसन जो होता है, उसको क्या किया जाता है? ये पानी में डुबो दिया जाता है। ये जो पानी के ये तने के ऊपर का वो पार्ट होता है वो फूल जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। अदरक राइजोम होता है। ठीक, और ये हल्दी भी राइजोम। ठीक है, लहसुन गार्लिक का स्मेल सल्फर यौगिक के कारण होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं जो निष्कासित होते हैं सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, मिर्च की तीक्ष्णता कैप्साइसिन। ठीक है, याद रखिएगा, मिर्च की जो तीक्ष्णता होती है वो कैप्साइसिन के कारण होती है। डाइटम समूह के जीव का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। शहतूत का फल सेरोसिस कहलाता है। शहतूत का फल क्या कहलाता है? सेरोसिस कहलाता है। तने का उत्पाद सन, पटसन, जूट। याद रखिएगा, तने का उत्पाद क्या होता है? सन होता है, पटसन होता है, जूट होता है। मानव निर्मित अनाज क्या है? ट्रिटिकेल है। ठीक है, मानव निर्मित अनाज क्या है? ये ट्रिटिकेल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एपीफाइट क्या होता है? वह पौधे ये होते हैं, देखिए तने का उत्पाद पूछ रहा हूँ, सन होता है, पटसन होता है, जूट होता है। ठीक है, ये तने का उत्पाद होता है। ठीक है, अब देखिए एपीफाइट क्या होता है? वह पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इसमें पर्णहरिम का अभाव होता है। एपीफाइट क्या होता है? वही पौधे, जब भी एपीफाइट पूछे, ये दूसरे पौधे, जैसे एक पेड़ है उसी के पौधे से लगे होते हैं। ये कहाँ पे? अमेजन के जंगल वंगल में देखेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, सेब की फली में लाली का कारण एंथोसाइनिन होता है। टमाटर में ग्लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिकोचैंथिन के कारण होता है। याद रखिएगा ये। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, एंथोसाइन, कैरिकोचैंथिन। ठीक है, पपीते का पीला रंग। अब देखिए लाइकेन, इसको बताया ही है, एल्गी और फंगस। ठीक है, ये दोनों का म्यूटलेज में होता है। ठीक है, सहजीवी होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होता है। कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? सेलुलोज। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मार्फिन प्राप्त होती है, फल से प्राप्त होती है। अफीम का मुख्य अवयव क्या है? देखिए अफीम अफीम का मुख्य अवयव क्या है? यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया। तो अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन होता है। ठीक है, वनस्पतिक नाम पैपियोवर सोमनीफेरम है। ठीक है, अवसादकारी दवा जब डिप्रेस हो जाते हैं उसमें आदमी लेता है ये इसको। ठीक है, अफीम। ठीक है, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, जलीय पौधे हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाले शैलभित कहते हैं लिथोफाइट, इसको लिथोफाइट कहते हैं। ठीक है, चट्टान पर उगने वाले जलीय हाइड्रोफाइट या नमक पर हेलोफाइट। ठीक है, इसको लिथोफाइट। अमर बेल एक तना परजीवी स्टेम पैरासाइट होता है। चंदन परजीवी रूट पैरासाइट होता है। आरो एरो 2017 में। आर्किक क्या होता है? एपीफाइट होता है। तो एपीफाइट यही अभी तो हम पढ़े थे। ठीक है, ये कहाँ गया? एपीफाइट। ठीक है, तो ये कौन सा आपका क्वेश्चन था? एपीफाइट। ये आर्कटिक, ये आर्कटिक जो पौधा होता है एपीफाइट होता है। बस इतना ही आज का आपका था। ठीक है, तो लगभग वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, लगभग लगभग 13 पेज भी था, इसलिए लंबा हो गया थोड़ा सा वीडियो। लेकिन हमने सब कुछ कवर किया है, इसमें आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ के आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, इसको 2 की स्पीड में देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ का। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको लगेगा हमने कुछ मेहनत किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।